जय हिंद दोस्तों। फरवरी महीने के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। तो चलिए, पहला है उल्फा पर प्रतिबंध की अवधि में 5 वर्ष की वृद्धि की गई। अब ये उल्फा है, ये इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये लिखो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो आसाम असम को भारत से अलग करने के उद्देश्य के लिए गतिविधि जारी रखने के कारण केंद्र सरकार ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम पर प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यह अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई। यह गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, जिसको हम लोग यूएपीए एक्ट बोलते हैं, 1967 के तहत पिछली बार इस संगठन पर प्रतिबंध 27 नवंबर 2019 को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए उल्फा है क्या। ये असम को अलग करने के उद्देश्य से जो अलगाववाद फैलाता है वो है। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। किसके द्वारा जारी अधिसूचना जारी करती, गृह मंत्रालय। और किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया, तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीएसएलवी C-59 के जरिए इसरो द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी की सोलर मिशन प्रोबा 3 का प्रक्षेपण। तो भारतीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि 5 दिसंबर 2024 को उस वक्त प्राप्त कर ली जब यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3, ये नाम पता होना चाहिए कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर मिशन प्रोबा 3 का सफल प्रक्षेपण कर इसके 2 उपग्रह, एक का नाम है कोरोनाग्राफ और दूसरों का नाम है अल्कल्टर, के सेट को अंतरिक्ष में लक्षित अंडाकार पथ पर स्थापित कर दिया। अब प्रोबा 3 के बारे में देखें। प्रोबा 3 क्या है? इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित केंद्र से 44.5 मीटर लंबे पीएसएलवी C-59 ये रॉकेट है, इसको पीएसएलवी C-59 रॉकेट के जरिए किया गया। यह इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया। कोरोना क्या है? ये सूर्य की बाहरी परत है। ये सूर्य है तो इसके बाहरी की परत ये कोरोना है, जो सूर्य के सतह से कई ज्यादा गर्म है और यह अंतरिक्ष के मौसम का भी स्रोत है। मतलब अंतरिक्ष में मौसम किस तरह रहेगा ये इसका निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट। रूस द्वारा निर्मित मिसाइल युद्धपोत INS तुसील भारतीय नौसेना में शामिल। मतलब एक ये युद्धपोत है, मतलब एक जहाज है जो कि युद्ध फाइटर जहाज है। तो ये IS है, इसका नाम है INS तुसील, को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। ये इंडियन नेवल शिप, INS होता है इंडियन नेवल शिप। तो रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तुसीर को भारतीय नौसेना में 9 सितंबर 2024 को शामिल कर लिया गया। भारतीय नौसेना के लिए क्रिवाक 3 श्रेणी, ये एक कैटेगरी है, क्रिवाक 3 श्रेणी का ये युद्धपोत है के 6 युद्धपोतों की आपूर्ति रूस द्वारा पहले ही की जा चुकी है। मतलब क्रिवाक 3 श्रेणी के 6 युद्धपोत की आपूर्ति उसने पहले दे दी है। और इसके उन्नत संस्करण के 4 अनगाइडेड मिसाइल युद्धपोत के लिए 2016 में समझौता हुआ था। मतलब 6 पा चुके हैं और 4 के लिए 2016 में, जो कि एडवांस है उससे, 4 के लिए 2016 में समझौता हुआ था। तो अब 4 के में देख लेते तो उसका जो 4 का जो पहला है, या 6 के बाद ये 7वां कह सकते। तो INS तुसीर क्रिवाक 3 क्लास का ये 7वां युद्धपोत है। अगला जो है उसका नाम, अगला युद्धपोत है तमाल, 2025 में नौसेना को सौंपा जाएगा। तो मतलब 4 देना है, 4 में से पहला हो गया आपका तुसीर, दूसरा हो गया तमाल जो कि 2025 में देगा, और इसके अलावा जो 2 बचेंगे उसको रूस की मदद से हम गोवा शिपयार्ड में बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेना को मिले 480 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1। मतलब एक ये ड्रोन है जो कि आपको ड्रोन पता ही है, ये फ्लाई करता है, छोटा हवाई जहाज जैसा होता है। आत्मघाती का मतलब होता है ऐसा ड्रोन जो खुद को मतलब कि खुद को उड़ा लेता है। जैसे ह्यूमन बम, जैसे ह्यूमन आदमी बम लगा के अपने को उड़ा लेते हैं, इसी तरह अपने को उड़ा लेता है किसी जगह जाकर के। तो ये आत्मघाती मतलब अपने को ही नष्ट कर लेता है। इसका नाम क्या है? नागास्त्र 1। तो नागास्त्र 1 एक विशेष प्रकार का मानव रहित ड्रोन है। इसमें ड्रोन, वैसे भी ड्रोन तो सारे मानव रहित ही होते हैं, तो ये मानव रहित ड्रोन है जो अपने सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर सटीक निशाना लगाकर उसे नष्ट कर सकता है। मान लीजिए ये दुश्मन का ठिकाना है, हमने ड्रोन भेजा तो ये जाएगा इस ठिकाने में गिर जाएगा और खुद भी नष्ट हो जाएगा और इसका ठिकाना भी नष्ट कर। नागपुर की सोलर इंडस्ट्री द्वारा सेना के लिए तैयार किए गए ऐसे 480 ड्रोन सेना को दिसंबर 2024 को
प्राप्त हो चुके हैं। अब आत्मघाती ड्रोन अपने लक्ष्य के ऊपर मंडराने की क्षमता के कारण इसे लोइटरिंग म्यूनिशन नाम दिया गया है। मतलब ये अपने लक्ष्य के ऊपर मंडराता घूमता रहता है। इसके उपलब्ध होने से सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फाइटर जेट के स्थान पर इस ड्रोन का इस्तेमाल सेना द्वारा किया जा सकता है। मतलब आपको फाइटर, जैसे इस ठिकाने को आप उड़ाना है तो फाइटर जेट आएगा, फिर अपना ये मिसाइल छोड़ेगा तो ये ठिकाना उड़ेगा, फिर इसको वापस फाइटर जेट को लौट के जाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये रहती है, मान लीजिए यहाँ पे रडार लगा हुआ है तो ये रडार इस फाइटर जेट को कैप्चर कर सकता है। तो इसके बचने के लिए क्या है, आप ये नागास्त्र ड्रोन भेज दीजिए, ये कैप्चर भी कर लेगा, जब तक ये मिसाइल छोड़ेगा तब तक ये इसमें गिर के इसको नष्ट कर देगा। तो ये प्रक्रिया रहती है। स्वदेशी नागास्त्र फर्स्ट का रेंज जो है, ये इसका रेंज लगभग 30 किलोमीटर तक है और छोटे लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए यह 1 किलोग्राम तक के उच्च विस्फोटक के साथ 60 से 90 मिनट तक उड़ान भर सकता है। मतलब 30 किलोमीटर यहाँ पे है, मान लीजिए इसका यहाँ पे वो है रिमोट है, तो यहाँ से ये 30 किलोमीटर तक के रडार तक ही घूम सकता है, 60 से 90 मिनट तक फ्लाई कर सकता है और 1 किलोग्राम भार तक ही विस्फोटक ले जा सकता है, ज्यादा नहीं ले जा सकता। डिफेंस सेक्टर में मजबूती के लिए सेना द्वारा स्वयं विकसित किया गया खरगा ड्रोन, इसके पहले जो अभी नागास्त्र प्रथम, इसके पहले सेना ने खरगा ड्रोन भी विकसित किया है। ये 700 किलोग्राम विस्फोटक को अपने साथ ले जा सकता है। ग्लोबल बिजनेस सिस्टम नेविगेशन, ग्लोबल बिजनेस नहीं है ये, जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नेविगेशन कैमरा से लेस है और खरगा की रेंज लगभग 1.5 किलोमीटर तक है। जैसे उसकी जो रेंज है आपके नागास्त्र की, इसकी रेंज आपके 30 किलोमीटर तक की इसकी जो रेंज है, और इसकी जो रेंज है ये अधिक आपके क्षमतावान है, लेकिन जो इसकी रेंज है ये आपके 1.5 किलोमीटर तक की रेंज है। ठीक है, ये इसीलिए ये थोड़ा एडवांस हमने फिर नागास्त्र प्रथम को डेवलप किया है, क्योंकि इसकी रेंज कम थी। राडार के रेंज में न आने वाले इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस और यूक्रेन युद्ध में प्रचुर था। मतलब एक्चुअली क्या है कि रूस और यूक्रेन युद्ध में रूस अभी तक इसलिए यूक्रेन को नहीं जीत पाया क्योंकि यूक्रेन सबसे ज्यादा जिसका यूज कर रहा है युद्ध में वो है ड्रोन। तो यूक्रेन ने ड्रोन का यूज किया और उसकी स्टैटिक को अपना करके फिर इंडिया ने भी नागास्त्र जैसे 480 ड्रोनों को अपने कमीशन कर लिया है, ताकि युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहा जा सके। चलिए नेक्स्ट, सेना के लिए K9 वज्र टी तोपों का निर्माण करेगी लार्सन एंड टूब्रो। ये लार्सन एंड टूब्रो एक कंपनी है जो कि सेना के लिए ये इस तरह के तोपों का निर्माण करेगी। K9 वज्र टी सैन्य क्षमता को और अधिक सशक्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार अब सेना के लिए 100 K9 वज्र टी टैंक खरीदने जा रही है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस उच्च सटीकता के साथ लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम इन तोपों का निर्माण देश के लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश स्थित रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित। मतलब कि ये मध्य प्रदेश का जो आपका रातापानी है, रायसेन जिले पे है, ये देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित है। तो देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को औपचारिक रूप से बाघ अभ्यारण्य नवंबर 2024 में अधिसूचित किया था, जो देश का 56वां टाइगर रिजर्व, मतलब कि 56वां पहले ही करे, 1 महीने पहले नवंबर को आपका 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया छत्तीसगढ़ के घासीदास तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को, और अगले महीने दिसंबर को हम 57वां घोषित कर रहे हैं आपके रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित रातापानी को, जो कि देश का 57वां होगा और प्रदेश का ये 8वां होगा। चलिए पढ़ लेते हैं आगे। इसके पश्चात मध्य प्रदेश सरकार ने रायसेन जिले के रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को दिसंबर 2024 को, अगले महीने, बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया। रातापानी टाइगर मध्य प्रदेश का 8वां, ये याद रखिएगा 8वां, और ये देश का 57वां अधिसूचित टाइगर रिजर्व है। ठीक, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान, मतलब अब ये अगला बता रहा है, शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भी टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कब? दिसंबर 2024 को ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। अपर मतलब ये NTCA ने मंजूरी तो दे दी है माधव टाइगर रिजर्व को, लेकिन अभी राज्य सरकार ने इसे एज ए
टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित नहीं किया है। जब कर देंगे तो ये माधव टाइगर रिजर्व आपका 9वां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थोड़ा बाघ रिपोर्ट देख ले तो आपको मालूम है कि जो लेटेस्ट हमारी बाघ रिपोर्ट है वो 2022 की है, और इस अनुसार देश में 3682 बाघ पाए जाते हैं। और ये बता रहा है कि 2018 में 2967 से जो बढ़ी है वो लगभग 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई। लगभग आप देख रहे हैं कि 700 के आसपास बाघ बढ़ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि देश में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। और ये कहाँ से पता चलता है? ये हमें वन स्थिति रिपोर्ट 2023 मतलब 2023 की वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पता चलता है कि जो टोटल वन क्षेत्र है वो देश के कुल क्षेत्रफल का 21.76% है। तो देख लेते हैं। भारत में वन की स्थिति के संबंध में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023 की रिपोर्ट जारी की। और ये कौन जारी करता है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी 2025 होगा, यहाँ पे 2025 को ये जारी की गई है। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत वन रिपोर्ट का प्रकाशन दो वर्ष में किया जाता है, और इसका पहला प्रकाशन 1987 को किया गया था, और जो आपका 2023 में किया गया है ये इसकी 8वीं संस्करण है। अब इसका कुछ देख लेते हैं कि देखिए, अगर पूरे फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे, ठीक है, तो ये लगभग 21.76 है। और ट्री कवर की बात करेंगे तो ये लगभग 3.4 है। अब देखिए फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक जंगल है, ठीक है, तो जंगल में फॉरेस्ट के होंगे तो फॉरेस्ट पास पास होंगे, घना इनका वो डेंस होगा, ठीक है। ट्री कवर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए शहर, तो शहर में सड़क के किनारे एक पेड़ लगा दिए, दो पेड़ लगा दिए, तीन पेड़ लगा दिए, तो जो ट्री कवर होता है इसमें पेड़ लगते हैं दूर दूर तक रहते हैं। फॉरेस्ट में हम जंगल में स्थित पेड़, जंगल को गिनते हैं, मतलब जंगल में स्थित, मतलब जंगली क्षेत्र को जंगली कहते हैं, मतलब कि वन क्षेत्र को गिनते हैं। जंगल में स्थित वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर में आ जाता है। और ट्री कवर में जंगल के अलावा भी अगर कहीं पेड़ पाए जाते हैं तो वहां ट्री कवर वो उसमें ट्री आ जाता है। आपसे समझ में आ रहा है, फॉरेस्ट मतलब जंगल बहुत सारे पेड़ों से बना होता है, और ट्री मतलब पेड़, जहां जहां पेड़ पाए जाएंगे उन सब कहेंगे। इसीलिए देखिए ना, ट्री कवर कम है 3.4 है, और फॉरेस्ट कवर 21.7 है। और अगर आप दोनों को जोड़ देंगे, वन और वृक्ष दोनों को, तो ये लगभग आपका 25.1 के आसपास आ जाता है। झाड़ियां 1.3 है। और ये आपका वन क्षेत्र जो है, कुल वन क्षेत्र फिर 73 हो जाता है, 73% हो जाता है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र 100% आपको मालूम ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पे बताया है कि अत्यधिक अधिक वन मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट जो होता है, अधिक घने वन, ये आपको जब किसी क्षेत्र में 70% से अधिक वृक्ष आवरण हो, मतलब वहां पे किसी एरिया है, यहाँ पे जो आपका वृक्ष आवरण है, जब ये 70% से अधिक हो जाएगा तो इसे फिर हम डेंस फॉरेस्ट कह देते हैं, मतलब ये घने वन के रूप में आ जाता है। मध्यम वन कब होगा? जब 40% से 70% के बीच में होगा। और जब खुले वन कब होगा? जब 10% से 40% के बीच में हो। और झाड़ियां कब? जब 10% से कब ट्री कवर हो तो फिर वो झाड़ियां कहलाता है। अब चलिए वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में जान लेते हैं। ये डेटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे आ सकता है। सबसे पहले तो देश में कुल, देखिए वन और ट्री कवर दोनों बोला है, तो वन और ट्री कवर के मामले में इसका जो क्षेत्रफल है ये आपका 8,27,757 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्र का, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। वन क्षेत्र 21.76 और इसका 3.4 दोनों जोड़ देंगे तो आ जाता है। अगर 2021 की तुलना करें तो 2021 की तुलना में हमारे वन और वृक्ष दोनों आवरण में वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब कुल वन आवरण की बात करें, देखिए वन और वृक्ष को लेकर का, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। तो कुल वन आवरण यानी कुल मतलब टोटल आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है आपका? 71, मतलब आपका ये देख लीजिए, ये हो जाएगा 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल देश के कुल क्षेत्रफल का मैंने आपको बताया कि 21.7 है। और वही ट्री कवर जो है ये आपका 3.41% है। अगर 21 की तुलना में अगर हम देखें, 2021 की तुलना में 2000, तो आपके टोटल वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 15.16 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ठीक है। और अगर हम वृक्ष आवरण में देखें, मतलब ट्री कवर में देखें, तो ये आपका 1289 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। और जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल में 1445 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है 2021 की तुलना में 2023 में देश में वन और वृक्ष आवरण वृद्धि टोटल, ये मैं आपको बता चुका। अब अगर वन और
वृक्ष दोनों के मामले में सर्वाधिक वृद्धि देखें तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हुई है, फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, फिर राजस्थान में हुई है। ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों को मिलाकर। अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर वर्ग में देखें किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो मिजोरम में हुई है फर्स्ट में, सेकंड में गुजरात और थर्ड में उड़ीसा। अगर और सर्वाधिक अभी और अगर आज में ये वृद्धि बता रहा है, ये दोनों वृद्धि के आंकड़े हैं। लेकिन अगर देखें कि सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण मतलब टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अभी देश में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा ये मध्य प्रदेश में 85,724 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे में अरुणाचल प्रदेश और तीसरे में महाराष्ट्र। और सर्वाधिक सिर्फ अगर वन की बात करें, फॉरेस्ट कवर की बात करें, तो वो उसमें भी पहले में मध्य प्रदेश, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश और तीसरे में महाराष्ट्र की जगह यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन आवरण में सर्वाधिक प्रतिशत, अगर मतलब वनों का सर्वाधिक प्रतिशत देखें तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एरिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत में कम हो जाता है, 25% के आसपास आ जाता है। लेकिन अगर आप प्रतिशत में देखेंगे तो लक्षद्वीप में लगभग इसके 91%, लक्षद्वीप के पूरे क्षेत्रफल का 91%, 91.3% आपका वन कवर है, फॉरेस्ट कवर है। ठीक है। दूसरे में है आपका मिजोरम और थर्ड में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर अगर कक्ष वनस्पति की बात करें कि टोटल कक्ष वनस्पति कितनी है, तो लगभग 4952 वर्ग किलोमीटर देश में है। और अगर ये इसके आवरण की बात करें कि ये कक्ष वनस्पति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि कक्ष एरिया गुजरात में, तो ऐसा लगता है सबसे ज्यादा कक्ष जो आपका मैंग्रोव है वो आपका कक्ष वाला एरिया वो गुजरात में होगा, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात है सेकंड में, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगर बांस की बात करें तो बांस का एरिया टोटल 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अब कक्ष वनस्पति का आवरण क्षेत्र थोड़ा देख लेते हैं। तो ताजा वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में देश में कुल कक्ष वनस्पति आवरण आपका 4951 या 52, लगभग 52 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं, जो कि 2021 की तुलना में 7.4 वर्ग किलोमीटर कम था। मतलब पहले ज्यादा था और इस बार जो है, इस बार इसमें कमी हुई है कक्ष वाले में, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 0.15% है। अगर सर्वाधिक कक्ष वनस्पति आवरण वाले पहले राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, आप बता चुका, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह थर्ड में है। तो इसी के साथ ही फरवरी माह का जो हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों। फरवरी माह के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर एक, तो चलिए पहली खबर है कि सीरिया में विद्रोहियों के आंदोलन में बशर अल असद सरकार, ये सीरिया के राष्ट्रपति थे, का तख्ता पलटा। असद ने सपरिवार रूस में शरण ली। तो देखिए पश्चिम एशिया के सीरिया में बशर अल असद 24 वर्ष लंबे शासन काल का अंत 8 दिसंबर 2024 को इस समय हुआ जब विद्रोहियों ने तेज हमले करके राजधानी दमिश्क में राष्ट्रपति भवन सहित अन्य महत्वपूर्ण सरकारी ठिकानों पर कब्जा कर लिया। विरोधी गुट हयात तहरीर अल शाम ने पहले हामा और फिर दूसरे बड़े शहर एलेप्पो को कब्जे में लेते हुए राजधानी दमिश्क की ओर भी कदम बढ़ा दिया। विद्रोहियों के दबाव को देखते हुए 24 वर्ष से राष्ट्रपति रहे बशर अल असद अपनी पत्नी और 2 संतानों के साथ रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए और उन्हें वहां राजनीतिक शरण प्रदान की गई। तो ये सीरिया की पहली खबर थी जहां पर राजनीतिक अस्थिरता आ गई। इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम के कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने बशर अल असद सरकार पहुंचने के पश्चात मोहम्मद अल बशीर को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। मतलब कि बशर अल असद के बाद वहाँ के सीरिया सरकार के जो अभी वर्तमान प्रमुख हैं वो हैं आपके मोहम्मद अल बशीर। सीरिया में तख्ता पलटने पर अमेरिका और जर्मनी आदि ने जहां सीरियाई लोगों के लिए अपना समर्थन की पुष्टि दी, मतलब कि जो अमेरिका और जर्मनी जैसे देश हैं वो सीरिया के लोगों का समर्थन कर रहे हैं, मतलब कि एक तरह से तख्ता पलट को समर्थन दे रहे हैं। वहीं ईरान जो कि बशर सरकार के समर्थन है, ये जो ईरान है ये आपका ईरान रूस ये मतलब बशर के वहाँ की राजनीतिक सत्ता के समर्थक हैं, ने सत्ता पलट के इस घटनाक्रम को अमेरिका व इजरायल की साझा योजना का परिणाम बताया। बशर अल असद अल्पसंख्यक अलाबी समुदाय से संबंधित है, जिनकी संख्या सीरिया में कुल जनसंख्या का 12% है। सत्ता पर असद के ही रिश्तेदारों
का पूर्ण नियंत्रण होने के कारण बहुसंख्यक सुन्नी समुदाय वहां दमन का शिकार हो रहा था। चलिए नेक्स्ट खबर। भारत ब्रिटेन दूसरी 2+2। अब ये 2+2 वार्ता होती है, जैसे अमेरिका के साथ होती है, ब्रिटेन के साथ होती है, तो ये होती रहती है। 2+2 वार्ता में जो पहली 2 होता है वो होता है विदेश मंत्री, दोनों देशों के बीच के विदेश मंत्री, और जो सेकेंड 2 है वो दोनों के रक्षा, मतलब 2+2 वार्ता किसके बीच में होती है? विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के बीच में होती है। तो भारत व ब्रिटेन की दूसरी 2+2 विदेश व रक्षा वार्ता नई दिल्ली में 3 दिसंबर 2024 में संपन्न हुई। भारत यूके रोड मैप में 2030 के तहत दोनों पक्षों में सहयोग के नए क्षेत्र की पहचान करके साझेदारी को पुनः सक्रिय करने पर सहमति व्यक्त की गई कि मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और हम बढ़ाएंगे 2030 तक। कई कई नए क्षेत्रों में सहयोग की बात की गई। दोनों देशों के बीच ऐसी पहली विदेश और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में 16 अक्टूबर 2023 में हुई, और अभी कब हुई है जो दूसरी है ये 3 दिसंबर 2024 में, लगभग एक साल बाद। नेक्स्ट देखते कि भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा, मतलब भूटान के जो राजा हैं वो हैं आपके जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, वो भारत आए। अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की आधिकारिक यात्रा 6 से 7 दिसंबर 2024 को संपन्न की। अब क्या बात हुई? स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार एवं निवेश, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत करने की सहमति दोनों पक्षों में रही। तो इन पक्षों में लेकर के चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच सहयोग के अन्य परियोजनाएं, जिसमें आपका पुनासांगधू पनबिजली परियोजना, क्रॉस वाटर कनेक्टिविटी, रेल लिंक आदि की प्रगति पर भी चर्चा की गई। अगला है श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की भारत यात्रा। तो ये अभी अभी भूटान के नरेश आए थे राजा, अब ये श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके। तो अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके 15 से 17 दिसंबर 2024 को भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। दोनों देशों के बीच बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी, बहु उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने और श्रीलंका में विद्युत संयंत्र के लिए एलएनजी की आपूर्ति पर चर्चा की गई। तो ये मुद्दे थे, बिजली कनेक्टिविटी, बहु उत्पाद पेट्रोलियम पाइपलाइन और आपके विद्युत संयंत्र के प्रमुख मुद्दे रहे एलएनजी की आपूर्ति के। दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा में सुधार करने के लिए रामेश्वरम और तलाई मन्नार के बीच यात्री नौका सेवा की बहाली तथा श्रीलंका की काके सांथुराई बंदरगाह के पुनर्वास की दिशा में काम करने पर सहमति दोनों पक्षों में रही। फिर सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति प्रदान करने का निर्णय वार्ता में लिया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को आश्वस्त किया कि वह अपनी जमीन का उपयोग ऐसे किसी तरीके से नहीं होने देंगे जो भारत की सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हानिकारक है, मतलब कि अपनी जमीन का उपयोग चीन की ओर इशारा कर रहा है। फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028-29 के लिए अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का श्रीलंका की ओर से समर्थन वार्ता में दोहराया गया। मतलब 2028-29 के लिए भारत यूएनओ में अपनी अस्थायी सदस्यता के लिए एक तरह से समर्थन जुटाया। फिर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता के लिए श्रीलंका के लिए भारत का पूर्ण समर्थन और भारत की ओर से व्यक्त की गई। तो ये एक संगठन है जो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसकी अध्यक्षता के लिए भारत ने श्रीलंका को समर्थन दिया। फिर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर विजन नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा। तो कुवैत के अमीर शेख मिसल अहमद अल जबर अल सहाब के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की आधिकारिक यात्रा 21 से 22 दिसंबर 2024 में की। अब मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से इस अवसर पर अमीर ने सम्मानित किया।
अब आगे देखते हैं कि विगत वर्षों में द्विपक्षीय संबंध शिथिल रहे हैं, क्योंकि हम कुवैत से तेल हमने जो तेल कुवैत में तेल ही मिलता है और नेचुरल गैस मिलती है, तो उसके लिए हमने रूस की तरफ रुख कर लिया, तो थोड़ा सा जो व्यापार है तो वो उसमें कमी आई थी। तो वही बोल रहा है कि विगत वर्षों में द्विपक्षीय संबंध शिथिल रहने के बावजूद कुवैत भारत के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक भागीदार रहा। भारत के लिए खनिज तेल का यह छठा आपूर्तिकर्ता देश रहा। फिर भी हम तेल खरीदने में छठे नंबर पे रहे हैं कुवैत के साथ। वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच दो पक्षी व्यापार 10.47 अरब डॉलर का था। कुवैत के लिए भारतीय निर्यात में लगभग 34% प्रति वर्ष की वृद्धि विगत वर्षों में दर्ज की गई। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का भारत में लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश है, क्योंकि हम वहां से पैसा दे करके कुवैत से हम पैसा दे करके तेल खरीदते, तो तेल तो हमारे पास आ जाता है, लेकिन हाँ डॉलर कहाँ चला जाता है? कुवैत के पास। तो कुवैत से फिर हम इन्वेस्टमेंट के रूप में वही डॉलर अपने यहाँ निवेश करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेपाल के सेना अध्यक्ष जनरल अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि दी गई। ये एक परंपरा रही है जो 1950 से चली आ रही, कि नेपाल का जो सेना अध्यक्ष है वो हमारे देश का भी सेना अध्यक्ष रहेगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, एक सम्मानीय पद के रूप में। उसी तरह भारत का जो सेना अध्यक्ष है वो नेपाल की सेना का भी सेना अध्यक्ष माना जाएगा। तो वही है। तो 1950 में जारी परंपरा को जारी रखते हुए द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना अध्यक्ष जनरल अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि 12 सितंबर 2024 को सम्मानित की। जनरल जो होता है वो सेना थल सेना का सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है, या थल सेना का कमांडर होता है। फिर मार्शल लॉ लागू करने के फैसले से विवादित हुए दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति उन सुक एओल के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित। तो आपको पता ही है कि दक्षिण कोरिया की जो राष्ट्रपति वो हैं यून सुक एओल ने आपातकालीन देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी, और उसी के चलते इनके ऊपर मार्शल लॉ लगाया गया, और उसका जो महाभियोग है वो प्रस्ताव भी पारित होते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति उन सुक एओल ने आश्चर्यजनक रूप से एक विवादित कदम उठाते हुए देश में मार्शल लॉ लगा दिया, मतलब सेना विधि लगा दी, की घोषणा 3 दिसंबर 2024 को देर रात कर दी, जिसका प्रबल विरोध उनकी पार्टी के सांसदों ने किया। तत्पश्चात 6 घंटे के भीतर ही इस फैसले को वापस भी ले लिया गया, मतलब कि इनकी पार्टी ही इनके विरुद्ध खड़ी हो गई। 6 घंटे में फैसला भी वापस ले लिया गया मार्शल लॉ का। राष्ट्रपति उन सुक एओल इस भूल के लिए जनता से माफी भी यद्यपि मांगी, तथापि विपक्ष के साथ साथ उनकी पार्टी के क्रोध का भी शिकार बने, जिसके चलते सांसदों ने 14 दिसंबर 2024 को उनके विरुद्ध महाभियोग पारित कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत चीन सीमा विवाद की स्थायी समाधान हेतु 2005 से शुरू हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता का 23वां दौर 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात बीजिंग में संपन्न हुआ। 2019 में 2019 में आपका 2020 में आपका जो टकराव हुआ था उसके पहले 2019 में हुई थी, उसके बाद फिर ये टकराव के कारण फिर विवाद बना रहा, फिर अभी जाकर के हुई। तो देखिए पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब LAC पर अप्रैल 2020 से शुरू हुए सैन्य टकराव को सुलझाने के पश्चात सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए 2005 से शुरू हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता का 23वां दौर बीजिंग में 18 सितंबर 2024 को संपन्न हुआ, और इस वार्ता के लिए भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री आधिकारिक रहे। दोनों प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का जो 23वां जो दौर था वो 2019 में संपन्न हुआ था। अब वार्ता का यह सिलसिला पुनः शुरू करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो सहमति है वो रूस के कजान में 28 अक्टूबर 2024 को हुई थी। वर्तमान अक्टूबर 2024 में विवादित क्षेत्र से पीछे हटने को लेकर के हुए समझौते का पालन करने के लिए सहमति विशेष प्रतिनिधि ने व्यक्त की। इसके परिणाम स्वरूप संबंधित क्षेत्र में गश्त और पशुओं की चराई फिर से बहाल की जाएगी, मतलब शुरू की जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के महत्व पर बल
दोनों पक्षों ने दिया ताकि सीमा मुद्दे द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य विकास पर बाधा ना बने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम एशिया विवाद के द्विराष्ट्र समाधान की ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव में बात की। भारत द्वारा भी इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया गया कि जैसे फिलिस्तीन और इजराइल का जो विवाद चल रहा है उसमें जो संयुक्त राष्ट्र है वो ने प्रस्ताव पारित किया है कि वहाँ पे दो राष्ट्र बनना चाहिए। फिलिस्तीन को भी उनका राष्ट्र मिलना चाहिए और इजराइल को भी मिलना चाहिए। तो उसी के संदर्भ में यूएनओ में प्रस्ताव पारित हुआ है। तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सेनेगल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को एक बार पुनः भारी मत से 3 दिसंबर 2024 को पारित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए इस प्रस्ताव के माध्यम से महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इजरायल और फिलिस्तीन के मामले में द्विराष्ट्रीय समाधान के लिए अपना समर्थन की पुष्टि की। मतलब दो राष्ट्र होना चाहिए, जैसे इजरायल कब्जा कर रहा है और फिलिस्तीन को हटा रहा है, तो इस तरह ना हो, दोनों राष्ट्रों को व्यापक मान्यता मिलनी चाहिए। और ज्ञातव्य है कि इजरायल फिलिस्तीन मामले में भारत जो है वो शुरू से ही द्विराष्ट्र समाधान के पक्षधर रहा है। तो भारत ने अभी कभी अपनी पॉलिसी कभी नहीं बदली, हमेशा से वो टू नेशन थ्योरी पे चलता है। तो इसी के साथ ही हमारा फरवरी माह का जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम फरवरी माह की कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक परिदृश्य की घटनाओं को देखते हैं। तो चलिए शुरू। पहला है कि स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष 2011-12 के स्थान पर 2023 22-23 होगा। मतलब कि अभी राष्ट्रीय आय जो हमारी कैलकुलेट की जाती है नेशनल इनकम, वो किस आधार वर्ष के आधार पर की जाती है, तो वो है 2011 वर्ष। लेकिन अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे अब बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, तो अब उसके हिसाब से 2011 बड़ा बहुत पीछे हो जाता है, तो इसको 2022-23 करने का तो देखते हैं। तो देखिए, स्थिर मूल्य पर जीडीपी और राष्ट्रीय आय संबंधित गणनाओं के लिए आधार वर्ष का वर्तमान में 2011 था। इससे पूर्व यह 2004-5 था, जिसे 2015 में बदल करके 2011-12 किया गया था। अब इसके स्थान पर नया आधार वर्ष 2022-23 करने का सरकार का इरादा है। संशोधित श्रृंखला के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर एक सलाहकार समिति का गठन सरकार ने किया था। आशा की जाती है कि फरवरी 2026 से राष्ट्रीय आय का लेखांकन नया आधार वर्ष 2022-23 किया जाएगा। तो अभी किया नहीं गया है, ये अभी विचार नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि किसानों के लिए जमानत मुक्त ऋण की सीमा 1.6 लाख से बढ़ा करके 2 लाख कर दी गई। मतलब कि है कि किसानों को अगर ऋण चाहिए, वो भी जमानत मुक्त, मतलब बिना गिरवी किसी गारंटी के बिना अगर ऋण चाहिए, तो उसकी पहले सीमा 1,60,000 थी और जिसे बढ़ाकर अब 2 लाख कर दी गई। तो अब क्या बोलते हैं देखिए, कृषिगत लागत में वृद्धि को देखते हुए किसानों को राहत प्रदान करते हुए उन्हें किसी जमानत या गारंटी के बिना मिलने वाली बैंक ऋण की सीमा को 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रिजर्व बैंक ने कर दिया है। मतलब कि कोई गारंटी नहीं देना। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि अब कृषि की लागत बढ़ रही है, बीज महंगे हो रहे हैं, खाद महंगी हो रही है, इस कारण। अब इस प्रकार कृषिगत एवं गतिविधियों के लिए 2 लाख तक का ऋण के लिए किसी जमानत और गारंटी की आवश्यकता उन्हें नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में किसानों द्वारा बिना जमानत मुक्त ऋण की सीमा कितनी है, तो 2 लाख कर दी है। अब चलिए अगला है कि बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 ये लोकसभा में पारित हुआ। तो मतलब अभी लोकसभा में पारित हुआ है। तो ये क्या बोलता है कि बैंक ग्राहकों के हित को और अधिक सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने की घोषणा पूर्व में ही वित्त मंत्री 2023-24 के अपने बजट में की थी। नए संशोधन में बैंकिंग क्षेत्र में और अधिक मजबूती आएगी। मतलब कि ग्राहकों के जो अधिकार हैं उनको और अधिक सुरक्षित करने के लिए, बैंक धोखाधड़ी को कम करने के लिए ये बैंकिंग कानून में संशोधन विधेयक 2024 लाया गया था। अब ये क्या बोलता है कि विधेयक में अन्य विभिन्न संशोधनों के साथ बैंक खाता, बैंक लॉकर व अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए 4 लोगों को नॉमिनी बनाने का अधिकार दिया गया। तो मतलब इसका संशोधन में एक जो प्रावधान जोड़ा गया कि अभी जो बैंक में आप नॉमिनी के, जैसे किसी का बैंक है, अगर वो नॉमिनी बनाता, नॉमिनी यानी जब उसके मान लीजिए कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उस बैंक का जो कंट्रोल है वो उसके नॉमिनी के पास चला जाता है, सारे पैसे उसके जाते हैं। तो पहले एक का प्रावधान था, अभी एक का है। लेकिन अभी ये उम्मीद की जा रही है कि अब इसे हम 4 नॉमिनी का प्रावधान कर सकते हैं। अब बोलता है कि सहकारी बैंक, और ये तो पहला प्रावधान, उसके अलावा सहकारी बैंकों के निर्देशकों
निदेशकों के काम करने की अवधि को 8 वर्ष से बढ़ा करके 10 वर्ष प्रस्तावित की गई है। साथ ही केंद्रीय सहकारी निदेशकों के बैंकों के निदेशकों को राज्य सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल का सदस्य बनाने की भी स्वीकृति दी गई है। अब इससे केंद्र और राज्य सहकारी बैंकों के बीच बेहतर प्रबंधन स्थापित किया जा सकेगा। तो ये आपका बैंक में बेहतर प्रबंधन करने का भी इसमें प्रावधान दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सत्र 2025 हेतु कोपरा, कोपरा मतलब होता है नारियल, कोपरा के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा। मतलब कि जैसे आपको मालूम है एमएसपी दी जाती है 23 फसलों पे, एफआरपी दी जाती है गन्ना पे, उसी तरह कोपरा पे भी आपका एमएसपी न्यूनतम समर्थन की घोषणा की गई। तो देखिए केंद्र सरकार ने सत्र 2025 के लिए कोपरा मतलब नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी 20 दिसंबर 2024 को प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता की आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति द्वारा दिए गए निर्णय के तहत औसत गुणवत्ता के मिलिंग कैटेगरी होती है, कोपरा को न्यूनतम समर्थन मूल्य 11,160 रुपए प्रति कुंटल से बढ़ाकर 11,582 रुपए प्रति कुंटल कर दिया गया। तो ठीक है। अब बताता है कि कोपरा के समर्थन मूल्य में यह वृद्धि कृषिगत लागत और मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर की गई थी। मतलब कि आपको दो तीन चीज इसमें याद रखना है। पहला तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कौन करता है। तो देखिए संस्तुति का मतलब कि सिफारिश कौन करता है, तो वो आपका कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग सिफारिश करता है। और इसको अंतिम मंजूरी कौन देता है, तो ये आपका आर्थिक मामले की जो मंत्रिमंडल समिति होती है, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो इसको अंतिम मंजूरी देती है। आगे देखते हैं। आगे है कि चीन की पिंगजियांग काउंटी में मिली स्वर्ण खदान में स्वर्ण का सबसे विशाल भंडार। मतलब चीन का एक क्षेत्र है जिसका नाम है पिंगजियांग काउंटी, वहां पे नई स्वर्ण की खदान मिली है। तो ये क्या बोलता है कि चीन के हुनान प्रांत के पिंगजियांग काउंटी में एक ऐसी खदान का पता चला है जहां से 1,000 टन से अधिक सोना निकालने का अनुमान लगाया गया है। अब हुनान भू विज्ञान अकादमी के अनुसार धरती पर लगभग 3 किलोमीटर नीचे इस खदान में संभवतः अब तक का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। ठीक है ना, मतलब धरती के 3 किलोमीटर है और वो भंडार जो मिला है, तो उसका अनुमान है कि यहाँ 1,000 टन से अधिक सोना निकाला जा सकता है। अब आगे क्या कहता है कि दक्षिण अफ्रीका के साउथ द्वीप खदान जहां लगभग 900 टन सोना का भंडार है, इससे भी ज्यादा स्वर्ण भंडार पिंजियांग काउंटी में मिला है और इसकी जो कीमत लगभग 83 अरब डॉलर अनुमानित की गई। मतलब कि अभी तक का जो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है वो बताता है कि दक्षिण अफ्रीका का साउथ द्वीप के पास, जो कि लगभग 900 टन सोना है, उससे भी ज्यादा आपके ये पिंजियांग काउंटी में 1,000 टन की मिली है। फिर ज्ञातव्य है कि चीन पहले ही विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2023 में विश्व में सोने की कुल उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 10% थी। मतलब इसके मिलने के बाद चीन और मालामाल हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखें। तो है कि केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया गया है। अब इसमें देखें तो ये क्या बोलता है कि देश में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली प्रमुख परियोजना जिसे केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर किया। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव की उपस्थिति में खजुराहो के एक कार्यक्रम में इसका उद्घाटन किया गया। इस परियोजना के तहत केन नदी से पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। तो अगर इसको याद करने का तरीका होता है, तो जो केन आते हैं ना बोतल, उसमें पानी भरा रहता है, तो वो पानी केन नदी में पानी भरा है तो उससे बेतवा, और ऐसे याद कर लीजिए कि जो बेतवा नदी है वो बेताब हो रही है पानी के लिए, तो केन नदी में आपको तो समझ में। उसके बाद क्या बोलता है कि यह मध्य प्रदेश के दौधन बांध का निर्माण लोअर उर परियोजना, कोठा बैराज व बीना परिसर परियोजना के जरिए किया जाएगा। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी वाले लगभग 9.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी तथा लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। और इसी के साथ ही इस परियोजना में 103 मेगावाट की पन बिजली मतलब पानी से बिजली और 27 मेगावाट की सौर ऊर्जा का भी उत्पादन किया जाएगा। तो ये थी प्रमुख आर्थिक खबरें। अब चलिए आगे देख लेते हैं कुछ नियुक्तियां जो इंपॉर्टेंट हुई है फरवरी माह में, इसमें देख लेते हैं। देखो पहला है जस्टिस
मनमोहन सिंह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि 29 दिसंबर 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस मनमोहन को सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस थे जिन्हें अब प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नियुक्त कर दिया गया। नियुक्ति दिसंबर 2024 को प्रदान की गई और यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की संस्तुति पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति 2024 में जारी की गई है। ठीक है, अब इस नियुक्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या अब मुख्यमंत्री सहित 33 हो गए। अब देखिए टोटल उसकी संरचना देखो तो 1+33 है, मतलब टोटल 34 है। 34 में से 33 हो गए, मतलब अभी भी एक पद रिक्त है। आगे देखते हैं, आगे है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है, क्या नाम है, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष दिसंबर 2024 को बनाए गए। इस पद पर जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जिनका कार्यकाल 1 जून 2024 को पूरा होगा, के स्थान पर रामा सुब्रमण्यम ने लिया है। मतलब कि पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आपके जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी थे। अब वो रिटायर होने के बाद अब जो नए अध्यक्ष बने हैं वो आपका वी रामा सुब्रमण्यम जी है। और वह 1993 में गठित मानवाधिकार आयोग के ये 9वें अध्यक्ष हैं और अरुण कुमार मिश्रा जी जो जस्टिस है वो 8वें। अगला देखें तो संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर नियुक्त किए गए। मतलब शक्तिकांत दास थे, अब उसके बाद संजय। तो देखिए क्या बोलता है कि संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर 11 दिसंबर 2024 में बनाए गए। इस पद पर शक्तिकांत जी से 3-3 वर्ष के 2 कार्यकाल 10 दिसंबर 2020 में पूरा हुआ का स्थान पर संजय मल्होत्रा ने 11 दिसंबर 2024 में लिया। और जो संजय मल्होत्रा है वो आपके आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। चलिए आगे देखें, अब कुछ पुरस्कार और सम्मान की बात कर ली हमने, नियुक्तियां देख लिया। कुछ अगर पुरस्कार सम्मान की बात करें तो पहला है आपका व्यास सम्मान 2024। तो देखिए हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को वर्ष 2018 में प्रकाशित उनकी उपन्यास, क्या नाम है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2024 का व्यास सम्मान से पुरस्कारित किया। तो किसे सम्मानित किया, क्वेश्चन आएगा कि व्यास सम्मान 2024 किसे सम्मानित किया गया है, तो सूर्यबाला जी को। और किस पुस्तक के लिए, क्या किस उपन्यास के लिए, तो कौन देश की वासी वेणु की डायरी, इस उपन्यास के लिए उनको दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 4 लाख रुपए का यह पुरस्कार हिंदी भाषा के विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए 1991 से प्रदान किया जा रहा है। मतलब 1991 से ये आपका व्यास सम्मान दिया जा रहा है। चलिए अगला देखें, अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। तो अभी व्यास सम्मान देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए ये होता है कि साहित्य अकादमी ने वर्ष 2024 को अपने मुख्य पुरस्कार की घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की और हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को, याद रखिएगा गगन गिल को, उनकी कविता संग्रह क्या नाम है, मैं जब तक बाहर आई के लिए, मतलब उनकी कविता संग्रह है मैं जब तक बाहर आई के लिए, गगन गिल को 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगले पुरस्कारों की बात करें तो देखिए तानसेन पुरस्कार 2023 और राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार 2023, ये दोनों पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और किस क्षेत्र में, तो ये बता रहा है शास्त्रीय संगीत। तो क्या बोलता है कि शास्त्रीय संगीत के उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार या शासन द्वारा वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पुरस्कार किसे, कोलकाता के एक तबला वादक हैं स्वपन चौधरी को दिया गया और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान की गई है ना। तो स्वपन चौधरी को आपका ये तानसेन पुरस्कार 2023 दिया गया। और मध्य प्रदेश शासन का ही राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार इंदौर की संस्था है सानंद न्यास को राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार प्रदान किया गया और इसके तहत भी 5 लाख रुपए की राशि दी गई। तो जो राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार है वो संस्था को प्रदान किया गया है सानंद न्यास को, और तानसेन पुरस्कार है वो आपका स्वपन चौधरी जी को दिया गया है जो कि तबला वादक। अगला देखते हैं, अगला है फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024। तो ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, तो ये देख लेते हैं। फुटबॉल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फीफा
कि वर्ष 2024 के पुरस्कारों का वितरण 17 दिसंबर 2024 को कतर के दोहा में किया गया। अब इसमें देखें तो फीफा का सबसे पुरुष खिलाड़ी जो है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो है वो विनीसियस जूनियर को दिया गया, जो कि ब्राजील के हैं। ठीक है, मतलब फीफा का यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कर लीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार आपको विनीसियस जूनियर को दिया गया है। और वहीं फीफा का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार आपका एताना बोन मती को दिया गया, जो कि स्पेन की खिलाड़ी है। चलिए आगे बात करें। आगे है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित, अभी आपको मालूम है कि नया जनवरी में ही आपके डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, तो नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप को टाइम्स पत्रिका में पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। तो देखिए क्या बोलते हैं कि अमेरिका की टाइम्स पत्रिका ने देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर दिसंबर 2024 घोषित किया गया। और यह दूसरा अवसर है जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। इससे पूर्व 2016 में जब पहली बार वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव जीते थे, तब उन्हें यह सम्मान टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया था। चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं। अब हमने सम्मान देख लिया, अब कुछ निधन देख लेते हैं। तो पहला है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया। तो अब ये क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक है। तो सीधे पूछ देगा जाकिर हुसैन का संबंध है किस किस से, ठीक है, तो तबला वादक से। तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक ही वर्ष में 3 ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले ये पहले व्यक्ति थे, और 2023 का इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो पहला आपका जाकिर हुसैन। दूसरा देखें तो एमटी वासुदेवन नायर। अब ये क्या है, ये प्रसिद्ध मलयालम लेखक है। एमटी वासुदेवन नायर नायर का को 91 वर्ष की आयु में केरल में निधन हो गया। इन्हें 2005 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था एमटी वासुदेवन नायर को। अगला देख लेते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। अब आपको मालूम है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जस्ट मोदी जी के पहले। तो देखो, देश में आर्थिक सुधारों के नायक क्या कहे जाते हैं, देश में आर्थिक सुधारों के नायक कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री व जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। अब ये क्या है, ये 1991 से 19, अब जैसे आपको मालूम है 1991 में देश में आर्थिक संकट आया था, और उसी समय एलपीजी सुधार लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो वही बोलता है जिसको हम आर्थिक सुधारों के नाम से भी जानते हैं। तो 1991 से 96 तक ये वित्त मंत्री रहते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा व सुदृढ़ता उन्होंने प्रदान की। मतलब 1991 से 1996 तक ये देश के वित्त मंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। आर्थिक संकटों में घिरी अर्थव्यवस्था को उन संकटों से उबारने तथा उदारीकरण के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं कौन निधन है। तो ये है श्याम बेनेगल। अब ये श्याम बेनेगल का तो आपने कई बार नाम सुना होगा फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में। तो ये बताते हैं कि हिंदी फिल्मों में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्माता निर्देशक, मतलब ये डायरेक्टर रह चुके हैं, मतलब फिल्म डायरेक्टर है। हाँ, श्याम बेनेगल का निधन मुंबई में हो गया। अब ये सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान, जिसको आप दादा साहब फाल्के पुरस्कार बोलते हैं, इन्हें 2005 और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। ये तो श्याम बेनेगल आपकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अब कुछ पुस्तक के बारे में जान लेते हैं जो पुस्तक लॉन्च हुई है। तो देखिए, इन परसूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, ये है नजमा हिप्तुल्ला जी। उसके बाद ऑल दिस लव, ये आशीष बगरेचा ने लिखा। हर स्टोरी निकिता ठाकुर की है। विंड एंड ट्रूथ, ये है ब्रेंडन सेडरसन। उसके बाद है व्यू फाइंडर ए मेमोर, ये आपका अमोल पालेकर की है। फिर स्प्लिट नाइट्स, ये है ईस्टरीन किरे की। और फिर मैं जब तक बाहर आई, ये गगन गिल की, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो ये पुस्तक देती है। अब आगे देख लेते हैं पुस्तक में। तो द सैटेनिक वर्सेज अब भारत में बिकने के लिए उपलब्ध है। अब ये क्या है सैटेनिक वर्सेज, इसको जान लेते। तो देखिए, बुकर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक है, जिसका नाम है सलमान रुश्दी, द्वारा 1998 में रचित विवादित उपन्यास, जिसका नाम है दास सैटेनिक वर्सेज, जिसे 36 वर्ष पूर्व भारत में प्रतिबंधित कर दिया। मतलब भारत में नहीं बिकी थी, बाकी और जगह बिक रही थी, अब पुनः देश में बिकने के लिए उपलब्ध है। विश्व भर में मुस्लिम संगठनों ने उस पुस्तक को इस निंदा, मतलब ईश्वर की निंदा मानते हुए इसका विरोध किया था। तो लेकिन अब ये बिकने के लिए तैयार।
अगली कुछ महोत्सव इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फरवरी माह में आयोजित। तो पहला है नौसेना नागरिक वर्ष 2024। तो ये है अपने नागरिक कर्मियों के कल्याण और प्रशासन में दक्षता बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 को नौसेना नागरिक वर्ष भारतीय नौसेना ने घोषित किया। मतलब सीधा सा है, भारतीय नौसेना 2024 को नौसेना नागरिक वर्ष मना रहे। ये तो पहला महोत्सव हो गया। दूसरा देखें तो दूसरा है कच्छ रण महोत्सव 2025। तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है? ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आयोजित हो रहा है। अगले महोत्सव की बात करें तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय ये है प्रयागराज महाकुंभ 2025। तो इसके बारे में देखें तो प्रयागराज में आगामी कुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के दौरान हुआ। कुंभ मेला 12-12 वर्ष के अंतराल में लगता है। दो कुंभ के बीच 6 वर्ष के पश्चात अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। प्रयागराज का में ऐसा पिछला कुंभ मेला 2013 में हुआ था। अब 2013 में 12 जोड़ देंगे तो 2025 तो महाकुंभ हो गया। और जो अर्ध कुंभ हुआ था वो प्रयागराज में 2019 में संपन्न हुआ था। अब भीड़ भाड़ के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं सुचारू रूप बनाए रखने के लिए राज्य सरकार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के जो महाकुंभ वाला क्षेत्र उसे 4 माह के लिए जिला घोषित कर दिया और इसे महाकुंभ नगर नाम दिया था। मतलब प्रयागराज का जो महाकुंभ वाला जिला तो प्रयागराज हो गया, जहां महाकुंभ होता है उसे 4 महीनों के लिए महाकुंभ नगर बना दिया गया। चलिए अब कुछ विविध देख लेते हैं क्या है मिसलेनियस में। तो देखिए भारत व नेपाल की का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2024 हुआ। अब ये क्या बोलता है कि भारत व नेपाल का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का ये 18वां संस्करण था, जो कि नेपाल के सलझंडी में 31 दिसंबर 2024 में प्रारंभ हुआ। उसके बाद है सिलनेक्स 2024। अब ये किसके बीच होता है? ये भारत और श्रीलंका के बीच विपक्षी नौसैनिक अभ्यास है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास, जिसको सिलनेक्स 2024। ये कहाँ हुआ? तो ये विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान के तत्वाधान में संपन्न कराएगा। तो एक आपका हो गया सूर्य किरण, दूसरा हो गया आपका सिलनेक्स। दूसरा देख लेते हैं कुछ खेल कूद बारे में। तो देखिए जैसा अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी के अध्यक्ष होंगे। अभी तक पहले क्या वो बीसीसी के अध्यक्ष थे जैसा, पर अब उन्हें आईसीसी का भी अध्यक्ष बना दिया गया। तो क्या बोलते हैं कि वर्ष 2019 में बीसीसीआई ठीक है ना, बीसीसीआई के सचिव रहे जय शाह को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार 1 दिसंबर 2024 में संभाल लिया। आईसीसी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के साथ ही वह अ, अब एशिया क्रिकेट काउंसिल मतलब एसीसी के अध्यक्ष पद और बीसीसी के महासचिव पद छोड़ना पड़ा। मतलब कि पहले ये आईसीसी का अध्यक्ष बनने से पहले वे बीसीसीआई जो है भारत का उसके महासचिव थे और साथ में जो आपका एसीसी है मतलब एशिया क्रिकेट काउंसिल उसके भी अध्यक्ष पद में थे। तो जब से ये आईसीसी के चेयरमैन चुने तो इनका ये दोनों पद छूट गया। तो श्रीलंका के सम्मी सिल्वा को एसीसी का नया अध्यक्ष बना दिया गया। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। तो इसी के साथ ही आपका दोस्तों फरवरी माह का जो इम्पोर्टेंट आर्थिक परिदृश्य था और सामान्य ज्ञान था वो कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद है कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।